सुबह की हल्की धुंध और ट्रैफिक की हलचल के बीच सड़क के किनारे खड़ी रवीना सिंह बस का इंतजार कर रही थी। गुलाबी रंग की सलवार सूट में वह साधारण सी दिखती थी। किसी को अंदाजा भी ना होता कि सामने खड़ी महिला एक आईपीएस अधिकारी है। कुछ ही देर बीती थी कि एक काली रंग की जीप तेजी से आई और साइड में रुक गई। उसमें से निकला युवक राजेश पासवान, जिसका रुखताना और रब दोनों ही साफ दिख रहे थे। वो मंत्री का बेटा था, जिसकी शक्ल सूरत में घमंड झलकता था। जैसे ही वह जीप से उतरा, उसने मुस्कुराकर रवीना से कहा, चलोगी क्या? उसकी आवाज में मस्ती भी थी और घुमावदार तानों का असर भी। रवीना के भीतर गुस्सा उठ खड़ा हुआ, पर उसने चेहरे पर कड़वी सख्ती रखी और बिना जवाब दिए खड़ी रही। राजेश हंसते हुए और करीब आकर बोला, अरे मैडम, इतना मुंह क्यों घुमा रखा है? अपने आशिक से क्या शर्माती हो? एक बार तो देख लो, तुम्हें देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती। आज चलो कहीं घूम आते हैं। वह बोलते हुए ऐसे अदा कर रहा था जैसे रवीना को पहले से जानता हो, जबकि उनका आपसी कोई रिश्ता था ही नहीं। उसकी बातें बेवकूफाना और लाभौर सी थीं। वह स्पष्ट तौर पर छेड़खानी कर रहा था। रवीना ने ठंडे लहजे में कहा, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी अनजान लड़की से ऐसे बात करें। पर राजेश को यह सब मजाक सा लगा। उसने ताव देकर आगे बढ़ने की कोशिश की और जब रवीना ने मुंह फेर रखा तो वह हंसते हुए बोला, अरे शर्माने की क्या बात, मैं तो बस मजाक कर रहा था। थोड़ी मस्ती कर लो। तुम्हारी खूबसूरती पर मैं पैदा हूं, अब मना मत करो। हद तब छू गई जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर रवीना को अपनी ओर खींचने की नौबत आ गई। रवीना ने झट से उसका हाथ छुड़ा लिया और सख्ती से कहा, यहां बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मां बहन नहीं है क्या? उसकी आवाज में क्रोध था, पर शब्द साफ और नियंत्रित थे। यहां से हट जाओ, वरना मैं ऐसे कर दूंगी कि तुम आगे कभी किसी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। राजेश ने अहंकार भरी हंसी के साथ पलटा और ठाका लगाते हुए कहा, अच्छा तू मुझे मार देगी? मार के दिखा तो सही, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारे हाथों मार पड़ना मेरे लिए अब नया रोमांच होगा। आराम से आ जाओ, अधिक एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं तुम्हें मेरा बनाकर ही रहूंगा, समझी? तुम्हारे बिना कहीं जाना मेरे बस की बात नहीं। रवीना ने उसकी आंखों में ठंडी नजर डालकर कहा, तुम्हारी धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की संपत्ति नहीं कि तुम बस अमलिक बनकर मुझ पर हक जताओ। अब बस यहां से हट जाओ। राजेश की बातों ने जैसे किसी अंगारे को हवा दे दी हो। उसका घमंड पल भर में आग में बदल गया। उसने तेज स्वर में चिल्लाते हुए रवीना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रवीना का चेहरा ठिठक सा गया, पर उसकी आंखों में क्रोध की आग पहले से भी तेज जल उठी। राजेश ने थूक सा फेंका और बेसुरी आवाज में कहा, इतना प्यार से बोल रहा हूं और तू कुछ समझती नहीं। तू खुद को क्या समझती है? मैंने कहा है कि मैं तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। क्या तू नहीं जानती कि पूरा जिला मेरा नाम जानता है? मैं मंत्री का बेटा राजेश पासवान हूं। जो मैं कहूंगा वही होगा। यहां मेरा राज चलता है। ज्यादा नौटंकी मत कर। चल मेरे साथ, वरना 2 और थप्पड़ पड़ेंगे, समझी? रवीना के लिए अब बात साफ थी। यह लड़का सत्ता के घमंड में पला बड़ा था और इसलिए अपनी सीमाएं भूल चुका था, पर उसके चेहरे की लालिमा अब भय की नहीं, असली गुस्से की थी। वह सख्ती से बोली, तुझे लगता है तुझ में इतना अधिकार है? तेरा पिता कोई भी हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। तुम किसी भी हाल में किसी महिला को ऐसा अपमानित नहीं कर सकते। पर राजेश की अकड़ बढ़ती गई। उसने फिर से हमला करने की नीयत दिखाई। तभी रवीना ने झट से उसका हाथ पकड़ा और इतना जोर से झटका दिया कि वह संतुलन खो बैठा। राजेश चिल्लाया, तू मुझे मारेगी? मेरा नाम याद रख। और दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेकिन रवीना कोई आम लड़की नहीं थी। सालों की फील्ड ट्रेनिंग और आत्मरक्षा में निपुणता ने उसे खास बना दिया था। उसने अपने कराटे और नियंत्रित बचाव कौशल का प्रयोग किया। एक तेज मोड़, कलाई पकड़ना और फिर सटीक तकनीक से राजेश को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ में खड़े लोग चौंक उठे। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ ने बीच बचाव के लिए आने की हिमाकत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि मामला सत्ता का है। राजेश, जो अभी तक अपनी अकड़ में डूबा था, अचानक डर के मारे कांप उठा।
उसने मन ही मन सोचा कि अब पापा को बुलाना ही पड़ेगा। पापा के आने पर शायद ही यह शर्मनाक हादसा खुलकर सामने आए। घबराहट में उसने चिल्लाया, रुक, तुझे अभी बताता हूं। मैं अपने पापा को बुलाता हूं, वे आएंगे और तुझे सबक सिखाएंगे। तूने मेरी बेइज्जती की है, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। और वह तेजी से अपने फोन में नंबर डायल करने लगा। रवीना ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, बुला लो, पर जान ले, अगर तुम्हारे पापा ने भी मेरे साथ किसी तरह की गलत हरकत की तो कानून के आगे सब बराबर हैं। कोई भी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सलाखों के पीछे जाएगा। तभी कुछ ही देर में एक महंगी कार धीमे चालन से मौके पर आई और कार से एक मध्यम आयु का पुरुष उतरा। चेहरा परिचित कदकाठी में प्रभावशाली वह अनिल कपूर था। उसने भीड़ में कदम रखते ही मुस्कान भरी नकली आदाब के साथ रवीना की तरफ सलाम ठोकते हुए कहा, अच्छा, आप यहां क्या मामला है मैडम? उसकी आवाज में बेटा बचाने का घमंड झलक रहा था, पर चेहरे पर दबे हुए रोष का संकेत भी साफ था। उसकी नजर एकाएक राजेश पर पड़ी। वह तेजी से बेटे के पास गया और उसके हालत को देखकर चौंक उठा। राजेश ने गुस्से में पर काटती आवाज में कहा, पापा, इस लड़की ने मुझे मारा। देखो मेरा क्या हाल कर दिया। इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अनिल कपूर का रंग बदल गया। उसने रवीना की ओर देखते हुए कहा, मैडम, आपने मेरे बेटे को क्यों इस तरह? उसका स्वर तुनकता हुआ था और उसके शब्दों में भविष्य के बलात्कारी कदमों का एहसास था। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे कि मामला बड़ा होने वाला है। एक तरफ एक सख्त आईपीएस अफसर, दूसरी तरफ क्षेत्रीय ताकत और संपन्न परिवार का बेटा। रवीना ने गर्दन सीधी कर ली और शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे आपके बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। उसने जो किया वह सार्वजनिक जगह पर हुआ। मैंने केवल आत्मरक्षा की। अगर वे चाहे तो शिकायत दर्ज कराएं। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन समझ लें किसी भी तरह की गुंडागर्दी का जवाब मैं कानून के मुताबिक कर दूंगी। अनिल कपूर के चेहरे पर झप्पी हुई गर्माहट थी। उसे अपनी रियासत पर चोट लगती दिखी। उसकी आंखों में आंच सी थी और उसने गले में रेशमी पल्लू समेटते हुए कहा, मैं आपको यहां नहीं छोड़ूंगा। उसकी ऊर्जा में दमन और धमकी दोनों थे। ऐसा लग रहा था कि वह जमीन से ऊपर उठकर कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देना चाहता था। उस सुबह की हल्की धुंध में भीड़ के बीच खड़े लोग और पास के होटलों के कर्मचारी, सब कुछ एक पल के लिए जैसे थम गया। रवीना को पता था कि यह केवल एक व्यक्तिगत झगड़ा नहीं रह जाएगा। यह सत्ता बनाम कर्तव्य की लड़ाई बन सकती है। उसने अपने पलकों को ठंडा कर लिया और आंखों में ठहराव के साथ बोली, आप चाहे तो शिकायत दर्ज कराइए, पर याद रखें, कानून का कानून ही चलेगा। राजेश की बेईमानी और हाथ उठाने के बाद जो माहौल बन गया था वह अब और भी गंभीर रूप ले चुका था। अनिल कपूर के सुर में पहली सी कठोरता थी, पर जब रवीना ने तेज आवाज में कहा कि पहले अपने बेटे की हरकत सुनिए, फिर फैसला कीजिए, तो भीड़ में लोगों के चेहरे पर कुछ बदल गया। रवीना ने बिना किसी डर के बहस की हदें साफ कर दी। उसने जोर देकर कहा कि उसने आत्मरक्षा की और सार्वजनिक जगह पर हुई अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अनिल कपूर ने हाथ जोड़कर और बचाने की मुद्रा में क्षमा याचना की कोशिश की। कहा, सॉरी मैडम, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूं। मुझे पूरा मामला पता नहीं है। लेकिन रवीना ने शांत पर अटल लहजे में कहा, माफी? अगर आपके बेटे ने गलत किया है तो माफी ही काफी नहीं होगी। कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। किसी के पद से बड़े होकर कोई भी व्यक्ति किसी महिला से इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। भीड़ में खामोशी फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि आखिर एक पावरफुल परिवार और कानून की ताकत के बीच कैसे टकराव होगा। राजेश खड़ा देखकर भी असहज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता इस सार्वजनिक सरोकारी दबाव के आगे झुक क्यों रहे हैं। गर्व का घमंड उसके अंदर कमजोर पड़ता जा रहा था। पेप वह पहले जितना अड़ंगा नहीं दिखा पा रहा था। रवीना ने तुरंत आइडेंटिफिकेशन करवाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग और आसपास के गवाहों के बयान भी सुरक्षित करवा लिए। कई लोगों ने मोबाइल निकाला और घटना रिकॉर्ड कर चुकी थी। उसने फिर राजेश को अपने साथ थाने ले जाने के निर्देश दिए। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को तुरंत फोन करके बुलाया गया। रणवीर शीघ्र ही 2-3 हवलदारों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, गवाहों के बयानों को नोट किया
और राजेश तथा अनिल कपूर को थाने ले जाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। थाने में पहुंचते ही रवीना ने खुद मामले की प्रारंभिक जांच में हाथ लगाया। उसने संयम और पेशेवर कड़ाई के साथ गवाहों से पूछताछ करवाई, मोबाइल फुटेज और आसपास के सीसीटीवी के रिकॉर्ड देखे जाने के लिए निर्देश दिए। जांच में जो तथ्य सामने आए वे चिंताजनक थे। कई लड़कियों ने बतलाया कि राजेश अक्सर सार्वजनिक जगहों पर घूरता, अहित टिप्पणी करता और कई बार जबरन छेड़छाड़ की कोशिश करता। कुछ लड़कियां डर के मारे पहले कभी थाने नहीं आई। वे प्रतिष्ठित परिवार के पिताजी की ताकत और बदनामी के डर से मुख बंद रखती रहीं। रवीना ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। उसने तुरंत एक लिखित रिपोर्ट तैयार करवाई, गवाही रिकॉर्डिंग और प्राथमिक वैधानिक कागजातों के साथ, और राजेश के खिलाफ सख्त धाराओं के लागू होने की सिफारिश की। उसे मालूम था कि सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि यह एक पैटर्न था जिसे अब तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मामला केवल अपराध का नहीं रहकर समाज के एक बड़े प्रश्न में बदलता जा रहा था, ताकत के दुरुपयोग और नारी सुरक्षा का। रवीना ने तय किया कि इसे डीएम ऑफिस तक सीधे ले जाना होगा ताकि जिला प्रशासन पूरी तरह से इस पर संज्ञान ले। उसने सारी फाइल और सबूत संक्षेप में तैयार करवाकर डीएम कार्तिक मेहरा को स्थिति से अवगत कराना उचित समझा। सुबह के धुंधले उजाले में कागजों का फोल्डर हाथ में लिए रवीना सीधे डीएम ऑफिस की ओर बढ़ी। उसके कदम स्थिर और इरादा एडिक्ट था। उसे पता था कि अब लड़ाई केवल एक युवक के खिलाफ नहीं है, यह संदेश देने की लड़ाई है कि कानून के आगे हर कोई बराबर है, चाहे नाम बड़ा हो या पद ऊंचा। डीएम कार्तिक मेहरा को सारी बातें विस्तार से बताने के लिए रवीना ने दस्तावेज प्रस्तुत किए और यह स्पष्ट कर दिया कि वह मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष और कड़ाई से कार्रवाई की मांग कर रही हैं। रवीना सिंह ने डीएम कार्तिक मेहरा के चरम्स पर दस्तावेज रखकर सब कुछ बिना किसी नाटकीयता के विस्तार से बताया। घटनाओं का क्रम, गवाहों के बयान, मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की प्रति और उन लड़कियों की लिखित शिकायतें जो डर के मारे पहले सामने नहीं आई थी। उसने हर वह बात सुस्पष्ट तरीके से रखी जो उसने खुद देखी, सुनवाई और रिकॉर्ड की थी। उसके शब्दों में थकान नहीं थी, केवल कर्तव्य के प्रति अटल इरादा और सत्य को सामने लाने की मजबूरी थी। कार्तिक मेहरा ने हर कागज ध्यान से पढ़ा, सीसीटीवी के फुटेज को कई बार देखा और गवाहों के बयान नोट किए। वह एक संवेदनशील और अनुशासित प्रशासक था। उसके चेहरे पर निर्णय की गंभीरता दिख रही थी। उसने रवीना की पेशेवरता की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि इस तरह के मामले में केवल भावनाओं से काम नहीं लिया जा सकता, कानून के दायरे में कदम उठाना होगा। सरकारी पद और निजी रिश्तों के बावजूद कानून के आगे सब बराबर हैं। उसने ठंडे और निर्णायक स्वर में कहा, मैं इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाऊंगा और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करूंगा। कार्तिक ने तुरंत आवश्यक निर्देश दिए। राजेश पासवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश, गिरफ्तार करने की अनुमति देने के लिए सबूतों का संकलन और मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु एक मजिस्ट्रेट और एडी मुलजिम की मौजूदगी में जांच की निगरानी। साथ ही उन्होंने पुलिस महानालय को भी सूचित कर दिया कि मामला संवेदनशील होने के कारण इसे प्राथमिकता देनी है। रवीना ने डीएम के निर्देशानुसार रिपोर्ट जमा कर दी और साथ ही मीडिया को भी सत्यापित जानकारी देने की अनुमति मांगी ताकि अफवाहों और अतिरंजना से बचा जा सके। कार्तिक ने महसूस किया कि यह मामला केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं रहेगा, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन सकता है, जहां ताकत का दुरुपयोग और महिलाओं की सुरक्षा दोनों दांव पर हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मामले को पारदर्शी तरीके से उठाया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी। जी